आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। कोशिश रहती है आप लोगों से ऐसे शख्सों को मिलाने की, ऐसी शख्सियत को मिलवाने की जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल के बाद कुछ अचीव किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र कौर। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका। नरेंद्र जी, कैसी रही बचपन से लेके अब तक की लाइफ और जर्नी, क्योंकि उन महिलाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं जो महिलाएं घबरा जाती हैं, डर जाती हैं या फिर सरेंडर कर देती हैं इस पुरुष प्रधान देश में। अगर हम बात करते हैं कि नारी को उतना अस्तित्व उसका और उसकी अभी तक उतना अथॉरिटी नहीं मिली उसको, और इंडिया में इतना अभी भी बुरा हाल है कि नारी को उस लेवल पे देखा ही नहीं जाता जहाँ पे पुरुष पहुंचा हुआ है। ये पुरुष प्रधान देश है और आज भी नारी स्ट्रगल कर रही है। मैंने अभी तक स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात करती हूँ या मैं ऑफिसेज की बात करती हूँ, वहाँ पे भी फीमेल स्ट्रगल कर रही हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने ही नहीं लाई जाती हैं। और अभी अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरी जर्नी बचपन से शादी से पहले तक बहुत ही अच्छी थी। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो रेलवे रिटायर्ड हैं। अब उन्होंने हमें लड़कों की तरह पाला कि बिल्कुल इंडिपेंडेंस दी, बहुत ही अच्छी जिंदगी जी, बाजार के काम किए, स्कूल अपने आप जाना, ट्रेन पे जाती थी, छोटी थी तब से, तो पता होता था कि एक्चुअली में जिंदगी को जीना कैसे है, एक अच्छी जिंदगी कैसे जीनी है, वो हमने अपने बचपन से देखा। एक खुशहाल जिंदगी, एक अच्छा माहौल, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी। स्कूटर पे जाना, आधी आधी रात को भी काम होते हैं, हॉस्पिटल लेके जाना है अगर किसी को तो वो भी किया, सब कुछ किया। पर वो शादी के पहले तक। शादी होने के बाद जिंदगी पलट गई मेरी, क्योंकि जिंदगी में जो सोचा नहीं था वो हुआ। शायद 80% फीमेल सफर कर रही हैं और वो निकल नहीं पाती हैं इस लाइफ से, क्योंकि वो या तो कुछ समझौता कर लेती हैं। वो समझौता ही करती हैं। वो सोचती हैं हमारे डेस्टिनी में ये लिखा है, हमारी किस्मत में, हमारी किस्मत को दोष देती है कि भाई हमारी किस्मत में अब माँ बाप ने शादी कर दी है, अब तो झेलना ही पड़ेगा। वो सुसाइड कर लेती हैं या वो मर जाती हैं या वो सोचती हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद इतना ही लाइफ थी। तो मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ। बहुत साल मैंने हरासमेंट झेली है, बहुत साल मैंने डोमेस्टिक वायलेंस झेली है, बहुत साल मैंने दब के जिंदगी काटी है, और बहुत साल तक मैंने इस चीज़ को सहा है, झेला है, और जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे चीज़ें भोगनी पड़ी कि मैंने अंदर ही अंदर घुटती रही। घुटने की वजह से मुझे बीमारियां हो गई, और उस वजह से मैंने अंदर ही अंदर अपने चीज़ें दबा के रखी कि अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना करूं। और हर लड़की सोचती है कि बिल्कुल, जो हर लड़की सोचती है, जो हर लड़की ये सोचती है कि कहीं उसके पेरेंट्स पे क्या बीतेगी, और शादी हो गई अब कहाँ जाएगी, समाज क्या बोलेगा। समाज का एक बहुत जो बड़ा दायरा बना हुआ है, जो एक डरा के रखा हुआ है। तो ये जो डरावा दिया हुआ है समाज का, और वो फीमेल्स को झेलना पड़ रहा है आज तक। तो मैंने बार बार वापस आई हूँ अपने घर, 50 बार कम से कम 15 सालों में वापस आई। 15 साल तक मैंने ऐसी जिंदगी जी कि एक जिसको कहते हैं ना शटलकॉक, कि इधर से फेंका उधर, उधर से फेंका इधर। तो अब लड़की क्या करेगी? अब वो सोचेगी या ये मेरा घर है या वो मेरा घर है, अब यही एडजस्ट करना है, यही झेलना है। बट एक लिमिट होती है झेलने की। इनमें अक्सर ये चीज देखी जाती है नरेंद्र जी की, कुछ लड़कियों के शायद पेरेंट्स भी उस तरीके से होते हैं कि नहीं अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी अर्थी उसी घर से। पेरेंट्स का कैसा रहा साथ? पेरेंट्स ने मतलब साथ दिया आपका कि आपके जो डिसीजन थे, या आप आते थे तो मतलब, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि तेरी गलती रही होगी, या ससुराल में ऐसा होता है, ऐसा कभी कुछ? ये ऐसा माहौल ऐसा हमेशा होता है क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि गलती रही होगी। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया। उन्होंने पहले तो ये सोचा कि चलो बच्चे हो गए हैं तो अब क्या फीमेल अपने घर आए और कैसे करे, पर धीरे धीरे उनको समझ में आने लगी कि ये कहानी बहुत खराब हो रही है, और ये कहानी में टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि रहना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो चुका है। तो वो जिंदगी किस बात की जिंदगी जहाँ पल पल मर के बिताना पड़े, तो ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। तो जब मेरा पहला बेटा हुआ तो 1 साल बाद शादी के, और उसके बाद वो बेटा धीरे धीरे बढ़ के वो वही माहौल देख रहा, उसने वही माहौल देखा और वही का वही रूप बना दिया उसको कि वो माँ के अगेंस्ट हो जाए। बिल्कुल।
उसने मेरे साथ ही वही चीज़ें करी जो उसके घर के लोग और करते थे। जी, तो उसको लगा कि माँ जो है, माँ की कोई इज्जत नहीं होती, माँ की एक नफरत पैदा कर दी, बिल्कुल। बचपन से उसने उसको ये दिखाया गया कि माँ की कोई इज्जत नहीं होती, कोई औकात नहीं होती है माँ की, कि वो तो एक फीमेल है, बिल्कुल। कि यहाँ पे पुरुष प्रधान देश है। तो ये मेरे साथ चला, मैं बहुत मेंटली परेशान रहने लगी। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, और जिस दिन मेरी दूसरी बेटी का मुझे पता चला कि दूसरी बेटी होने वाली है, मतलब दूसरा बच्चा होने वाला है, मैं बहुत टेंशन में थी। मेरे 9 महीने बहुत ही खराब गए हैं, बहुत ही ये ट्रॉमा में गए हैं, और जिसकी वजह से मुझे इतना घर में माहौल खराब था, जिसकी वजह से मेरा बच्चा 100% डिसेबल पैदा हुआ जी। दूसरा बच्चा सेरेब्रल पैलिसी से, जिसका ब्रेन डैमेज हुआ, और ब्रेन डैमेज की वजह से जो कभी भी बेड से उठ नहीं सकती है, जो कभी भी बोल नहीं सकती है, जो कभी भी चल नहीं सकती है, वो डॉक्टर्स ने मुझे सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, और उसका श्रेय जाता है क्योंकि मैं ट्रॉमा में थी, बिल्कुल, और क्योंकि मेरे साथ मेंटल हैरेसमेंट हो रही थी, दैट वाज द रीजन, और मेरी हेल्थ पर आ गई थी। जैसे ही वो हुई, उसको सीजर्स हुए, उसको वेंटिलेटर पे डाला गया। 21 दिन वो लड़की गंगाराम में वेंटिलेटर पे रही है। वो सांसें गिन रही थी मैं कि बेचारी बच जाए, उसको मैं संभालूंगी। उस हॉस्पिटल से बाहर तो निकली, जो कि एक माँ, हर माँ की अंदरूनी वो होती है। वहाँ बहुत बच्चे मर रहे थे मेरे सामने, मैंने देखे हैं कि वो मरते हुए बच्चे, बट मुझे पता था ये लड़की बचेगी, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है जिसको मैंने पैदा किया है, और ये बाहर निकलेगी यहाँ से। तो मुझे पूरा विश्वास था ऊपर वाले के ऊपर कि वो मेरा साथ देंगे। तो ये लड़की बची निकल के वहाँ से। मैं इसको घर लेकर आई, इसको मैंने रात दिन पाला है, इसको बड़ा किया, इसको पहले डे से दूध पिलाती थी, क्योंकि ये सक नहीं कर सकती थी, इसको सक करना आता नहीं था, इसको तो सांस लेनी भी नहीं आती थी, कि भूल जाती थी कि सांस कैसे लेनी, तो इसको हिलाना पड़ता था कि ब्रीदिंग ना छूट जाए कहीं बीच में। तो वो जिंदगी मैंने देखी, धीरे धीरे कलेश और बढ़ते गए, धीरे धीरे घर में माहौल और खराब हो गया, क्योंकि ये लायबिलिटी लगने लग गई बाकी लोगों को, कि लगा इसकी जिंदगी तो है नहीं, बाकियों की जिंदगी तबाह हो रही है। बिल्कुल। इसकी जिंदगी को लेके और इसकी चीजों को लेके एक लगा कि बहुत बड़ा भार आ गया हमारे सर पर, बिल्कुल, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अब कैसे लाइफ निकालेंगे। तो धीरे धीरे रिलेशनशिप और खराब हुआ। एक दिन आया कि मेरी आदत हो गई कि जब लगा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि घर में इतना गंदा माहौल देखा मैंने। फिर मुझे उस दिन जब माता रानी की कृपा होनी होती है कि मेरा टाइम पूरा हो रहा था वहाँ पे, और वो ऊपर वाले ने मुझे हिंट दे रहा था कि कुछ होगा, 15 साल बाद तेरी जिंदगी बदलेगी। बिल्कुल ठीक 15 साल के 1 महीना मई की बात है, 2019, मुझे चिकन पॉक्स हो गया। और चिकन पॉक्स भी इतना भयंकर हुआ कि वो मुझे पूरे शरीर पे ऊपर नीचे सब अंदर सब हो गया। मैं हॉस्पिटलाइज हुई 6 दिन, मेरे को होश नहीं था, मेरे को पानी का घुट नहीं जा रहा था। 6 दिन तक मैंने ड्रिप्स पे रही हूँ, और वहाँ मेरी सोल ने, मेरी आत्मा ने मुझे बोला कि ये तेरी जिंदगी नहीं है, तू जो जी रही है वो मरने लायक है, या तो मर जा या दूसरी जिंदगी जी ले जो मैं तुझे देता हूँ। तो यहाँ से निकल और बाकी फीमेल्स को एम्पावर कर, जो बैठी हैं ऐसे मरने के लिए, और जिनको जिंदगी चाहिए, और जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हैं और कर सकती हैं, जिनको इस मौके की जरूरत है कि कोई खड़ी हो और उठ के वो आवाज उठाए। तो मैंने वही किया जो मेरी आत्मा ने मुझे बोला। मैं वहाँ से निकली, मेरे पेरेंट्स को बोला कि मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को लेके आ रही हूँ, और मैं थोड़े टाइम बाद एक रेंटेड हाउस ले लूंगी, तो मुझे आप थोड़े दिन के लिए रखें। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा ठीक है, तुम हमारे साथ ही चलो। उनके घर में रही 3 महीने तक। मैंने ये घर को चिकन पॉक्स के टाइम पे, आप जिस घर में बैठे हैं, मेरा रेंटेड हाउस है, मैंने ये घर लिया, और यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ अपने हाथों से सजाई है इस घर की, एक एक चीज़, एक एक इसकी भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हैं कि मैंने इस घर को कैसे बनाया है। एक एक किचन का एक एक आइटम हो, एक एक चीज हो जो मैंने दिल से, एक औरत हमेशा जैसे जोड़ती है, हाँ, जोड़ने का उस चीज को जोड़ के, उस चीज को अपने सामने उसको परोसा है कि ये मेरी जिंदगी है और ये मुझे चाहिए। भगवान ने इतना साथ दिया कि ये मैंने निकाला। 8 महीने लगे मुझे अपनी बॉडी को ठीक करने में, हीलिंग करने में, बिकॉज मेरा फेस पूरा खराब हो चुका था, बहुत ही हॉरिबल लगता था, और डर लगता था कि बाहर निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने ज़िंदगी को शुरू किया। मैंने अपने आप को और लर्निंग में डाला। मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी, मैंने कोचिंग करी, मैंने लोगों को काउंसलिंग करनी शुरू करी। धीरे धीरे मैंने NLP प्रैक्टिशनर का मैंने सर्टिफिकेट लिया USA से, ICF सर्टिफाइड कोच बनी। काउंसलिंग का मैंने सर्टिफिकेट लिया। एज अ काउंसलर मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस पे लोगों के काम करती हूँ कि मैं दुनिया को हेल्प करती हूँ
बहुत सारे मैंने सेशंस लिए, बहुत सारी एनजीओज को मैंने हेल्प करी। कोविड रिलीफ के लिए मैंने फंड रेजिंग करी एनजीओ के लिए, तो मैंने उनको फंड्स करवाए। प्लस मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और आत्मनिर्भर अवार्ड मिला मुझे टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस, इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड मिला मुझे फॉर सोशल सर्विस। विकी से मुझे नेशनल प्रेसिडेंट का पदवी मिली फॉर इंडिया कल्चर एंड टूरिज्म सेक्टर। प्लस वीका अवार्ड मिला मुझे रिसेंटली। तो मुझे 2021-2022 में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जो कि बहुत सराहनीय है। मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ उनका। मैंने ग्लोबल लेवल पे फीमेल्स के साथ कनेक्ट किया, जो लेडीज सफर कर रही हैं, जो लेडीज ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस पे सफर कर रही हैं, जिन्होंने बहुत मुश्किलों से निकल के आज एक इंस्पिरेशन बनी है। तो मैंने उनके इंटरव्यूज अपने शो पर लिए, द नरेंद्र कौर शो, और वो मैंने लाइव प्रेजेंट करना शुरू किया, जो कि एक वुमेन के लिए वो मिसाल होती है कि अपनी स्टोरी शेयर करे दुनिया भर में। तो वो स्टोरी उन्होंने अपनी शेयर करी, और उसके बाद वो कैसे इंस्पायर कर रही हैं, तो उस तरीके से मैंने ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी स्टोरीज के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद मेरी स्टोरी ग्लोबल लेवल पे छपी काफ़ी मैगजीन्स में, लंदन की मैक्स क्लब में, प्लस राइट एंड शाइन में साउथ अफ्रीका में, प्लस आत्मनिर्भर की मैगजीन में भी छपी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो मुझे अंदर से हुआ कि मैं इतना कुछ है मेरे अंदर, तो क्यों ना मैं एक बुक लिखूं। एक ऑथर की जिंदगी कैसी होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ समाया होता है। इतनी मुश्किलों से निकलकर उस चीज को परोसना और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन देना, वो एक किताब के जरिए मैंने प्रेजेंट किया, जो कि मैंने ये बुक लिखी, द फीनिक्स फ्रॉम एशेस टू रीबर्थ। इसका मतलब होता है, द फीनिक्स क्या है कि वो एक चिड़िया होती है, वो एक पंछी है, और वो अपनी ही राख से जल के रिजुविनेट होता है। और वो 5 से 6 सेंचुरीज तक अरेबियन डेजर्ट में रहता है, और जब वो दोबारा से रिजुविनेट होता है तो एक नोवेल फ्लाइट की तरह निकलता है कि उसको एक नई जिंदगी मिलती है। और वो नई जिंदगी बिल्कुल द फीनिक्स की जिंदगी जो है, जो मेरी जिंदगी है, वो एकदम फीनिक्स की तरह है कि जिसने पहले सहा घुटा, उसके बाद उसको अपने आप को जल के राख किया, और राख के बाद जो नया पैदा हुआ है वो फीनिक्स कहलाता है ना। तो वो फीनिक्स जो होती है, वो एक महिला की जिंदगी, अगर मैं कहूँ, जो महिलाएं सह के घुट रही होती हैं, जो इस पुरुष प्रधान देश में है, और उसके बाद वो जो निकलती हैं, जो राख से निकल के, वो दुनिया में मिसाल कायम करती है। और वो मिसाल ऐसी महिलाएं हैं जो पैट्रियार्की को तोड़ती हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो रूल्स के अगेंस्ट जाती हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है। उनको दबाया जाता है, उनको रोका जाता है, उनको उनकी लेग पुलिंग भी की जाती है, बहुत कुछ किया जाता है कि वो आगे ना बढ़ पाए, कहीं दूसरे का पर्दाफाश ना कर दें, कहीं ये ना कर दें कि भाई हमसे आगे निकल जाएं, क्योंकि पुरुष प्रधान देश। नरेंद्र कौर जी, एक सबसे बड़ा अगर बात अकेली औरत के लिए अगर बात की जाए, तो दुनिया वाले ये बोलते हैं, अगर एक अकेली औरत कहीं आगे बढ़ती है तो उसके कैरेक्टर के ऊपर, चरित्र के ऊपर जो सवाल उठाए जाते हैं कि बाहर जाती होगी तो उसके साथ जाती होगी, उसके साथ गाड़ी से उतरी है, उसके साथ खा रही थी, हमने वहां देखा घूमते हुए, मतलब ऑफिस से, घर से लेके, समाज से लेके ऑफिस तक, हर जगह पे जो है एक महिला परीक्षा ही दे रही है। कैसा लगता है कि उन औरतों के लिए, उन औरतों को क्या करना चाहिए जो आज भी परीक्षा ही दे रही है? मैं समझती हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत बार उठता है कि ये महिला के ऊपर जजमेंट हमेशा लगाई जाती है, और तोहमत भी, और उसको गंदी नजरों से देखा जाता है कि ये महिला ही गलत होगी, ये महिला ही। मैं कहती हूँ इस पूरे समाज से कि पहले अपने अंदर तो झांक के देख लो, पहले अपनी गिरबान में तो झांको कि आप क्या हो। आप दूसरी महिला के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखो कि आप कौन हो। और पहली बात, आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? हैं, उनके ऊपर तो आप सोचो कि वो क्या करती होंगी। अगर आपने दूसरी महिला के ऊपर बोल रहे हो तो अपनी माँ और अपनी बहन के बारे में भी सोच लो। तीसरी बात ये आती है, महिलाओं को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि महिलाएं जो सफर कर रही हैं या वो सुनती हैं, पहली बात कि वो अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट हो, कि उतना उनको आत्मविश्वास हो, अपने आप से इतनी जुड़ी हुई हो कि वो किसी की बात सुने और उसके ऊपर उनका असर ना हो, क्योंकि वो अपने आप में सही होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि उनको वो पता है कि सही है,
तो दुनिया क्या कह रही है, दुनिया एक साइड में, वो जी। क्या चाहती है, उनकी क्या जिंदगी है, वो एक साइड में आता है। तो वो जिंदगी जो है, वो डिग्निटी की जिंदगी जीनी सीखती हैं तो सीखें, और साथ में दूसरी को भी खड़ी करें कि हाँ, मैं अगर कोई बोल भी रहा है ना, बिल्कुल। तो उसको जवाब दे उल्टा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, और अगर ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है, मुझे पता है कि मुझे ये जिंदगी कैसे जीनी है, बिल्कुल। तो तुम जो हो अपना काम करो, नहीं समझ में आती है तो पुलिस में कंप्लेंट करो जी। और अपने आप अपना रास्ता नापो। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी। आप हमारे साथ जुड़े रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।